एक पहाड़ी के ऊपर अपनी टीम आज थोड़ी खराब स्थिति में है क्योंकि अब कैसेंड्रा का घाव बढ़ने लगा है और इससे इन्फेक्शन का खतरा होने लगा है। फार्मेसी से बाहर आने के बाद से मफी उदास लग रहा है। जबकि रोबर्टा सिटीजन जेड के साथ बात कर रही है तब सिटीजन जेड उन्हें बताया कि उसे सुबह डॉक्टर मर्च से एक मैसेज मिला था जिसमें लिखा था टीम को अब मफी को कैलिफोर्निया ले जाने की जरूरत नहीं है। मर्ज और उनकी टीम कोमोडो राज्य की एक लैब में उनका इंतजार कर रहे हैं। पर कार में बैठे मफी को अपने माथे पर खुजली महसूस हुई, जिस कारण शीशे की तलाश में उसने ड्राइवर की सीट पर लगे सनवाइजर को देखा जिससे कार की चाबियां गिर गईं। तब उसके मन में एक विचार आया, दवाइयों के साथ भाग जाना। 3 सेकंड तक सोचने के बाद वह कार शुरू करने के लिए तैयार होकर ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। लेकिन उसी समय रोबर्टा ने सिटीजन जेड का मैसेज मफी को सुनाया। इसके बाद कार कोमोडो राज्य में मिलिट्री लैब की ओर चल पड़ी। 2 घंटे बाद वे लैब के अंदर पहुंचे पर ज़ॉम्बीज का एक समूह गेट पर खड़ा था। रोबर्टा ने अनुमान लगाया कि ज़ॉम्बी का ध्यान अभी उन पर नहीं है और वह मफी को हथकड़ी पहनाकर पीछे आने के लिए कहती हैं। कई बार उन्हें बचाने के बावजूद भी उस पर भरोसा नहीं किया गया। ये सोचकर मफी नाराज होकर अकेला ही चला जाता है। ये देख डॉक्टर उसे आवाज देकर बुलाता है लेकिन अब चिल्लाने से ज़ॉम्बी उनकी ओर दौड़ पड़े। अब वे जल्दी से कार में वापस आए और दरवाजा बंद कर लिया। वे गाड़ी को पीटने लगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कांच देर सबेर टूट जाएगा। उन्हें ये भी पता है कि उनके पास मौजूद गन की गोलियां इतने सारे ज़ॉम्बी को नहीं मार सकती। इस समय मफी जो एक तरफ खड़ा है और इस हंगामे को देख रहा है, लेकिन धीरे धीरे वह कार के पास गया और पिछला दरवाजा खोल दिया, जिससे उन्हें डर था कि कहीं ज़ॉम्बी अंदर न आ जाएं। लेकिन मफी ने उन्हें बताया कि वे डरे नहीं, बस उसका पीछा करें और बार बार उन्हें गोली न चलाने की याद दिलाई। अब इससे उसकी क्षमताओं का पता चलता है। वह ज़ॉम्बीज को महसूस कर सकता था। इस प्रकार वे मफी के चारों ओर छिपते हुए गेट की ओर बढ़े। रोबर्टा ने तुरंत वह पासवर्ड डाला जो सिटीजन जेड ने उसे दिया था। जल्द दरवाजा खुला और वे अंदर भागे। अंदर केवल मफी शांत था और उसकी आंखों का कलर गहरा हो रहा था। पता चला कि कमरा सिर्फ एक लिफ्ट था और असली लैब अंडरग्राउंड थी। कुछ देर बाद लिफ्ट नीचे आई। वे उम्मीद कर रहे थे कि रिसर्चर्स उनका इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि हर जगह लाशें पड़ी हैं। तब रोबर्टा ने एक स्टाफ आईडी बैज उठाया और उससे दरवाजा खोला। जल्द वे अंदर दाखिल हुए। साथ चलते हुए उन्होंने एक मेज के चारों ओर कई ज़ॉम्बीज की लाशें देखी जो मरने से पहले जाहिर तौर पर बर्थडे मना रहे थे। यहाँ वास्तव में जो हुआ वह कोई ज़ॉम्बी हमला नहीं था और ऐसा लगता था कि ये कुछ दिन पहले ही हुआ था। तभी अचानक एक ज़ॉम्बी की दहाड़ दूर से गूंज उठी, लेकिन अब पबजी बॉय के राइफल में सिर्फ 2 गोलियां बची हैं। तब अपनी स्नाइपर राइफल का उपयोग करते हुए एक ही शॉट में ज़ॉम्बी को मार गिराया जाता है। एक और ज़ॉम्बी बाहर निकलता है लेकिन डॉक्टर उसके सिर में गोली मार देता है। पबजी बॉय एक शेल्फ के पीछे एक ज़ॉम्बी को देखता है, लेकिन अब उसका शॉट चूक जाता है और उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। ज़ॉम्बी से निपटने के तुरंत बाद उन्हें एक फोन की रिंग सुनाई देती है। आवाज का पीछा करते हुए वे अंदर आते हैं जहां एक औरत के हाथ में एक फोन देखते हैं। जल्द डॉक्टर फोन की जांच करता है जिससे पता चलता है कि यह महिला लैब में कुछ दिन पहले काम कर रही थी। जैसे ही डॉक्टर मैसेज को पढ़ रहा होता है, मफी महिला को हटा देता है और कंप्यूटर पर बैठ जाता है। तब वह देखता है वीडियो में एक बंदर पर प्रयोग किया जा रहा है जो सर्वनाश से 1 साल पहले ज़ॉम्बी वायरस के इलाज की तलाश से जुड़ा हुआ है। पर ज़ॉम्बीज वायरस फैलने से पहले ही ये लोग वैक्सीन पर काम कैसे शुरू कर सकते थे। फिर स्क्रीन प्रोजेक्ट लीडर डॉक्टर मर्च की जानकारी दिखाती है। अब वीडियो में दिख रहा शख्स एक लैब टेक्नीशियन है। शोध करने के बाद ब्रैंडन ने आवश्यकतानुसार खुद को स्टरलाइज किया, लेकिन टेस्टिंग अलार्म सिस्टम बजने लगा। तब मर्च ने ब्रैंडन को डिकंटामिनेशन प्रोसेस को सख्ती से पालन नहीं करने के लिए अलग कर दिया। तब उसने उसे समझाने की कोशिश की। उसने सभी प्रोसेस को फॉलो किया और कुछ भी नहीं छुआ और डिटेक्टर की खराबी से अलार्म सिस्टम बजा, लेकिन उसकी हर बात को मर्ज नजरअंदाज कर देती है। अब चीजें वहां पर भी अजीब होती जा रही हैं और डॉक्टर का सुझाव है कि वह कुछ और गड़बड़ कर दे। उन्हें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। हालांकि मफी अब जाने से इनकार कर देता है। उसका मानना है कि वे डॉक्टर मर्च को ढूंढने आए थे और अब वह ऐसे ही नहीं जा सकते। अब रोबर्टा भी मफी से सहमत है। मफी को लगता है कि लैब में मर्च अभी भी जीवित हो सकती है और उन्हें खोजने के लिए वह बाद में सहमत होते हैं। तब जल्द उन्होंने लैब में अपनी खोज जारी रखी। अचानक फोन फिर से बजा। ये सिटीजन जेड बोल रहा था। उसने अभी लैब के सिस्टम को हैक किया था और बताया कि तुम लोग अभी नेशनल लेवल वायरस रिसर्च सेंटर में हो। लैब में जाने के लिए उन्हें डिसइंफेक्टेड होना होगा। तब सिटीजन जेड ने उन्हें याद दिलाया कि यदि कोई डिसइंफेक्टेड किए बिना चला जाता है तो लैब पर परमाणु बम से हमला किया जाएगा ताकि वायरस न फैले। सिटीजन जेड ने जो आखिरी बात कही वह ये थी कि डिसइंफेक्टेड के लिए उन्हें अपने पूरे कपड़े उतारने पड़ेंगे। तब मफी ने बिना घबराए तुरंत कपड़े उतारने शुरू कर दिए। जब वे नंगे हो गए तो वे उत्सुक हुए बिना नहीं रह सके। तब उन्होंने ये भी देखा कि मफी की त्वचा अधिक से अधिक ज़ॉम्बी जैसी होती जा रही थी क्योंकि उसके पूरे शरीर पर निशान फैलने लगे थे।
जल्द अब उन्होंने खुद को तैयार किया और पबजी बॉय ने स्विच दबाया जिससे उनके शरीर में जलन होने लगी। 3 मिनट बाद कैसेंड्रा ने अभी अभी कपड़े पहने ही थे कि वह कमजोर होकर गिर पड़ी। वह अब और नहीं टिक सकी और उसने अपने साथियों से उसे अकेला छोड़कर आगे बढ़ने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन बॉय ने कैसेंड्रा को आगे बढ़ाने में मदद की और वे एक दरवाजे के पास आए जिसे रोबर्टा ने धीरे से धक्का देकर खोल दिया। उन्हें ये जगह अजीब लग रही थी क्योंकि दीवारों पर अलर्ट के संकेत लगे हुए थे और अंधेरा छाया हुआ था जिससे फ्लैशलाइट जलानी पड़ी। गलियारे के साथ साथ छोटे छोटे कमरे थे, जबकि अंदर का नजारा पिछले से अधिक रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक कमरे में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसके पूरे शरीर पर ट्यूब लगी हुई थी और पैरों के निचले हिस्से नहीं थे। जल्द ही रोबर्टा दूसरे कमरे में कुछ देखकर हौंकने लगी। यह और भी भयानक था। एक महिला, उसका शरीर काले धब्बों से ढका हुआ था, उसके चारों ओर मक्खियां थीं। इस लैब में सिर्फ जानवरों पर ही नहीं बल्कि जीवित लोगों पर भी एक्सपेरिमेंट किए गए थे। रोबर्टा और सभी लोग जब वे इस एक्सपेरिमेंट पर चर्चा कर रहे थे तो उनके चारों ओर से एक अजीब सी आवाज आई। अपनी फ्लैशलाइटें चमकाते हुए उन्होंने कोने में 2 ज़ॉम्बी देखे जो उन्हें झपटने के लिए तैयार हैं। तब डॉक्टर ने घबराते हुए कहा, मफी, क्या तुम इनसे बात करना चाहोगे? हालांकि तब मफी ने उनसे बात करने की कोशिश की और उन्हें जाने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही मफी का बोलना खत्म हुआ चंबू मंबू उन पर झपट पड़े। अंधेरे में कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन मफी ने आगे बढ़कर चंबू मंबू के सिर को धड़ से अलग कर दिया था। तब जल्द वह उस भयानक कमरे से निकले। हालांकि कैसेंड्रा को लगा कि वह अपने अंत के करीब है और वह दूसरों पर बोझ नहीं डालना चाहती थी, लेकिन पता चला कि वह बहुत कमजोर हो गई थी, जिस कारण रोबर्टा ने उसे बिस्तर पर लिटाया और कैसेंड्रा को आराम करने को कहा। साथ ही वह जैसे ही डॉक्टर मर्च को ढूंढते हैं वह वापस उसे ले जाएंगे। तब रोबर्टा ने अपनी रिवॉल्वर लोड की और बंदूक कैसेंड्रा के बिस्तर के पास रख दी, क्योंकि कैसेंड्रा ने बताया कि वह एक भयानक ज़ॉम्बी में बदलना नहीं चाहती थी। फिर डॉक्टर और बॉय ने भी अलविदा कहा, ये समझते हुए कि यह उनकी आखिरी मुलाकात हो सकती है। तब मफी ने कैसेंड्रा के माथे को धीरे से छुआ, मुस्कुराया। बाद में वे खून के निशान की ओर बढ़ने लगे। लग रहा था जैसे किसी को घसीटा गया हो। इस जगह में लाल रोशनी से एक भयानक माहौल पैदा हो रहा था और रोबर्टा हाथ में चाकू लिए हर खतरे के लिए तैयार थी। जमीन पर खून के धब्बे अभी भी दिखाई दे रहे थे और अंदर कंटेनरों को देखकर वह समझ चुके हैं कि यह मुर्दा घर दिखाई देता है। तब उन्होंने स्ट्रेचर पर किसी का आधा शरीर देखा जो बैंगन जैसा फैला हुआ था और पहचान से परे था। लेकिन हैरानी की बात है कि यह अभी भी जीवित था। उन्हें तब लगा कि यह डॉक्टर मर्च हो सकती है, लेकिन मफी ने नाम टैग की जांच की और पता चला वह ब्रैंडन है जिस पर मर्च ने एक्सपेरिमेंट किए थे। तब स्ट्रेचर पर बैठे ब्रैंडन ने उनकी बातचीत सुनी और कीबोर्ड पर अपना हाथ थपथपाया और एक पुराना वीडियो चल पड़ा। वीडियो से पता चला था कि सिर्फ मफी ही वायरस के लिए वैक्सीन बनाने वाला वह पहला आदमी नहीं था, वह ब्रैंडन था। लेकिन उस पर कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए जिससे ब्रैंडन का हर पल दर्दनाक था और उसके लिए मौत एक रिहाई लग रही थी। अब यह महसूस करते हुए कि मफी का भी यही हश्र हो सकता है, मफी ने उनसे जल्दी से निकलने को कहा। तभी कंप्यूटर स्क्रीन पर सिटीजन जेड दिखाई दिया। उसने टीम को बताया कि यहाँ कुछ लोग आने वाले थे जिसमें डॉक्टर मर्च भी हो सकती है। जैसे ही सिटीजन जेड ने बोलना बंद किया, दरवाजा अचानक खुल गया और अंततः मफी का डॉक्टर मर्च से आमना सामना हुआ, जिनसे वह नफरत करता था। लेकिन मफी हैरान रह गया क्योंकि जिससे वह बदला लेना चाहता था वह ये गंजा कर्ट्ज नहीं था। इस बीच सिटीजन जेड ने पहली बार डॉक्टर कर्ट्ज के बारे में सुना और जानकारी खोजने के लिए हैकिंग का उपयोग किया। तब पता चला कर्ट्ज न केवल एड्स वैक्सीन के लिए दवाई बनाई बल्कि दूसरी पीढ़ी के इबोला वैक्सीन के निर्माता भी थे। हालांकि सिटीजन जेड तब हैरान हो गया जब उसने फाइलों में कर्ट्ज की तस्वीर देखी, पर यह गंजा वह आदमी नहीं था। अब लैब में वह कौन था और उसका उद्देश्य क्या था? दिमाग खुजाते हुए सिटीजन जेड ने अब तेजी से चेहरे की पहचान स्कैनिंग शुरू की। लैब के अंदर धोखेबाज कर्ट्ज ने कहा, मिस्टर मफी, हमने आपको ढूंढने में बहुत प्रयास किए हैं। अब आप सुरक्षित हैं और आपके दोस्तों को सरकार द्वारा मानवता को बचाने वाले हीरोज के रूप में मान्यता दी जाएगी। लेकिन ब्रैंडन के साथ जो हुआ उसे देखने के बाद रोबर्टा ने चिंतित होकर पूछा कि वे मफी के साथ क्या करना चाहते हैं। कर्ट्ज ने उन्हें बताया कि केवल मफी को कैलिफोर्निया की एक लैब में ले जाने की योजना बनाई है ताकि उसके एंटीबॉडी की नकल की जा सके और वैक्सीन तैयार किया जा सके। जब वह बोल रहा था, सिटीजन जेड ने पहले ही चेहरे की पहचान की जिसमें वह डॉक्टर कुरियन से जाना जाता है। तुरंत डेटाबेस में कुरियन की प्रोफाइल देखी और उसे एन्क्रिप्टेड पाया। लेकिन इस अनुभवी प्रोग्रामर के लिए ये कोई बड़ी चुनौती नहीं थी। जैसे ही सिटीजन जेड एन्क्रिप्शन को क्रैक कर रहा था, मफी ने उन्हें बताया कि वह कोई एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट नहीं बनना चाहता है। ये सुनकर कुरियन की मुस्कुराहट गायब हो गई और उसने मफी को धमकी दी कि अगर उसने वैसा नहीं किया तो स्ट्रेचर पर ब्रैंडन की जगह वह होगा। तब कुरियन ने अपने आदमियों को उन्हें जल्दी खत्म करने का आदेश दिया। तब मफी स्ट्रेचर के पास पहुंचा। ब्रैंडन की आवाज इतनी धीमी थी कि केवल मफी ही उसे सुन सकता था।
ब्रैंडन को मुक्ति देने के बाद मफी की इस हरकत से कुरियन का चेहरा उदास हो गया। हालांकि रोबर्टा को समझ नहीं आया कि मफी ने ऐसा क्यों किया, फिर भी उसने अपना हथियार निकाल लिया और उसके आगे खड़ी रही। भारी माहौल को देखते हुए डॉक्टर ने अब बताया कि हर कोई बैठ सकता है और इस पर बात कर सकता है। लेकिन इस बीच सिटीजन जेड डॉक्टर कुरियन की प्रोफाइल देखता है। तब सिटीजन जेड की आवाज लैब के कंप्यूटर से आई, लेकिन यह बहुत धीमी थी और चल रही बातचीत के बीच टीम इसे सुन नहीं सकती थी। पर पबजी बॉय ने कुछ महसूस करते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन इससे पहले कि वह उन्हें बता पाता, दरवाजे पर शोर हुआ जैसे कि कोई चीज उससे टकरा रही हो। कुरियन ने ये सोचकर कि यह ज़ॉम्बी है, लेकिन लोगों को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है क्योंकि ज़ॉम्बी दरवाजे नहीं खोलते। तब उन्हें आश्चर्य हुआ ये कैसेंड्रा थी। उसके चेहरे पर काटने का निशान था और उसकी आंखों की पुतलियों का पैटर्न बदल गया था। पबजी बॉय को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन कैसेंड्रा को देखकर केवल मफी के होठों पर मुस्कान थी। अब टीम केवल अनुमान लगा सकती थे कि मफी को कैसेंड्रा की इस हालत के बारे में जानकारी होगी। जल्द कैसेंड्रा उन पर हमला करती है और पागलों की तरह गंजा गोलियां चलाता रहता है। अब मौके का फायदा उठाते हुए मफी तेजी से भाग निकलता है। अब घबराहट में कुरियन टीम पर गोली चला दी, जो डॉग के कंधे में लगी। तब रोबर्टा और बॉय डॉक्टर के चारों ओर इकट्ठा हो गए और उसे जगाने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगे। दूसरी ओर मफी एक क्षण भी अधिक रुकना न चाहते हुए बाहर की ओर भागा और वह उस रास्ते से वापस चला गया जहां डिसइंफेक्शन चेंबर था। तब सिटीजन जेड की आवाज ओवरहेड स्पीकर के माध्यम से आई, जिसने उसे लैब के प्रोटोकॉल की याद दिला दी। जैसे ही वह यहां से बाहर जाएगा, परमाणु बम लैब पर गिरने लगेंगे। तभी अचानक उसके पीछे दरवाजा खुलने की आवाज आई। कुरियन भी उसके पीछे आ गया है। मफी अभी किसी और की परवाह नहीं करना चाहता था, उसे केवल खुद पर भरोसा था। उसने दरवाजे को कई बार धक्का दिया और अंततः दरवाजा खुला और सिक्योरिटी सिस्टम शुरू होने की आवाज पूरे लैब में गूंज उठी। अब कुरियन ने दरवाजे का ताला तोड़ने के लिए गोली चला दी और तेजी से भाग निकला। उधर मफी लिफ्ट की ओर बढ़ा और बाहर निकलने वाला है कि उसे अपने साथियों को खतरे में डालने का एहसास हुआ। तभी गुस्से में वह अपने माथे की त्वचा को छीलने लगा है। इसी बीच कहीं से लैब को निशाना बनाकर एक परमाणु मिसाइल छोड़ी गई, जिसकी आवाज हजारों किलोमीटर तक आती है। सिटीजन जेड स्क्रीन पर यह देखकर घबरा गया। यह एक वास्तविक परमाणु हमला था और 7 मिनट से भी कम समय में होने वाला था। अलार्म सुनकर रोबर्टा को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ, लेकिन वे डॉक्टर को पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। तभी एक सैनिक जो अभी मरा था एक ज़ॉम्बी में बदल गया और उनके पास आने लगा है। तभी अचानक कैसेंड्रा बाहर निकली और ज़ॉम्बी पर झपट पड़ी। तब और देरी न करते हुए वह दोनों डॉक्टर को लेकर बाहर की ओर निकले, लेकिन अभी और बुरा आना बाकी था, क्योंकि सिटीजन जेड ने देखा कि आसपास के सैन्य ठिकानों से सिर्फ एक नहीं बल्कि कई परमाणु मिसाइलें लॉन्च की गई हैं। लैब के अंदर शायद किसी ऐसी चीज पर शोध चल रहे हों जो दुनिया को दिखाने के लिए ना बनाए हों। आंखों में आंसू लिए सिटीजन जेड को पहली बार अपने गलत आदेशों के लिए खुद को दोषी महसूस करता है। दूसरी तरफ मफी की लिफ्ट का दरवाजा खुला, लेकिन करीब से देखने पर पता चला कि वह बिना कपड़ों के है। फिर उसने एक वैन शुरू की और तेजी से चला गया। अब रोबर्टा और टीम लिफ्ट तक पहुंची। हालांकि विस्फोट में केवल 3 मिनट बचे हैं। जैसे ही वे ऊपर चढ़े, पबजी बॉय ने एक कोने में निकाली गई त्वचा देखी। जब वे बाहर आए तो वैन को मफी ले गया था। तभी वहां एक काली एसयूवी थी जो कुरियन की है। जैसे ही वे इसे शुरू करने वाले थे, उन्होंने देखा कि आसमान से परमाणु मिसाइलें गिर रही हैं, जिससे वे डर गए और जल्दी से वहां से भाग गए। अब अफसोस की बात है कि कैसेंड्रा को जीवित रहने की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि अभी वह लैब में है। अब कुरियन भी घबराते हुए भागने लगा है और सिटीजन जेड स्टेशन के बाहर आते हुए ये तबाही वाला मंजर देख रहा है। अब इसका अंतिम परिणाम क्या होने वाला है? हमारा मफी कहाँ जाने वाला है? टीम का क्या होने वाला है? अब ये सब हमें दूसरे सीजन में सामने आएगा। तो बने रहने के लिए लाइक करें और चैनल को मदद करने के लिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।